हेलो। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त हम बात करेंगे कि पहला चरण का जो इलेक्शन है 19 अप्रैल में, उसमें यूपी की 8 सीट्स के ऊपर वोटिंग होगा। ये जो 8 सीट्स हैं, इसमें 2014 में सभी सीट्स बीजेपी के पास थी और 2019 में बीएसपी के पास 3 सीट थी, समाजवादी के पास 2 सीट थी और बीजेपी के पास 3 सीट थी। इसका मतलब ये कि 5 सीट इसमें से बीजेपी ने 2019 में लूज़ की और उस वक्त मायावती और समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था। इस बार मायावती अपने आप इलेक्शन लड़ रही है। जयंत जी जो आरएलडी के हैं वो उधर चले गए हैं। तो लेटर डिस्कस के जयंत जी के जाने से क्या इलेक्शन पर असर पड़ेगा। और इन 8 सीट्स के ऊपर हर सीट पर बीएसपी का कैंडिडेट भी है, जिसमें से 3 सीट्स के ऊपर सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर में बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। और यही 3 सीट्स, वैसे तो सभी में मुस्लिम्स की बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि ये जो 8 सीट्स हैं ये हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये हैं सीट्स। तो इसमें जो अंदाज़ा हो रहा है, एक तो ये कि मुसलमानों की सोच, 3 सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं और जाहिर है वो सीट्स हैं जहां मुस्लिम्स की बहुत बड़ी आबादी है। तो मायावती एज यूजुअल वही गेम खेला है कि मुसलमान वोट में बंटवारा हो, लेकिन सिर्फ मायावती ही को इसमें जिम्मेदार ठहराना बहुत ज़्यादा हद तक जायज़ नहीं। शायद उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट्स को उतारना, उनका लास्ट मोमेंट पे चेंज करना, वो सब भी उसके लिए जिम्मेदार होगा। और मैं समझता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट्स हैं रामपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर, वो शायद रामपुर में तो 52% मुसलमान हैं, सहारनपुर में भी बहुत बड़ा नंबर है, वो शायद बीजेपी को जाए। उसमें मायावती का तो अपना रोल है ही है, लेकिन उसमें समाजवादी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं उनका भी है। सहारनपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट है, जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है वो कांग्रेस से है और वो पहले भी कई इलेक्शन लड़ चुके हैं। उनकी इमेज बहुत ख़राब है। ही इज़ द मोस्ट अनपॉपुलर लीडर नाउ अमंग मुस्लिम्स। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने पैराशूट से एक मौलाना को दिल्ली से ला के उतार दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान इतना पागल है कि वो मुसलमान या इस्लाम के नाम पर वोट देगा, तो वो सीट खतरे में है। मुरादाबाद का मामला ये, मुरादाबाद में जिस तरह से लास्ट मोमेंट जो सिटिंग एमपी थे एसटी हसन, जो बहुत पॉपुलर थे, उनका टिकट काट करके दूसरे कैंडिडेट को लाना, उससे भी नुकसान हो। तो इन तीनों सीट पर ख़तरा है। अब आइए बाकी जगहों पर
जो वेस्टर्न यूपी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें वेस्टर्न यूपी की, तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। जैन एक किसानों के और जाटों के लीडर माने जाते थे, वो छोड़ करके जिससे जाट और मुसलमान एक जगह आए, उन्होंने मेहनत भी करी 1-2 साल, जो 2013 में सब कुछ वहाँ के जाट वर्सेस मुस्लिम राइट्स हुए, उसमें सुधार भी लाए, भाईचारा भी बढ़ाया। लेकिन वो सडनली बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ अलायंस किया, और वहाँ वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और बीजेपी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है कि इन्हें हमने क्यों लिया, क्योंकि उनके जो वहाँ दूसरे लीडर्स हैं, जाट लीडर, जिन्हें उन्होंने बीजेपी को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, वो ये फील करते हैं कि इसे लाने से हमारी इमेज और हमारी पोजीशन खराब होगी। और उसी का नतीजा है कि मेरठ में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जबकि ये होता है कि रीजनल पार्टी है, ये वहाँ की लोकल पार्टी है, लोकल लीडर है, इन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, अपने साथ मंच पर बैठाना था बराबर में, और कुछ मुद्दे जिनसे कि ये लीडर कहलाते हैं किसानों के, जाटों के, इन जनरल किसानों के, उस पर कुछ बात करते हैं। लेकिन वहाँ हुआ ये है कि ना तो इन्हें बराबर में सीट दी, और जैसे पीएम साहब जहाँ भी जाते हैं, जो अपने क्लोज होते हैं, अच्छे होते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, गले लगाते हैं, इनसे ना ही उन्होंने हाथ मिलाया ना इनसे बात की। ही वाज ऑलमोस्ट आइसोलेटेड। उससे जाटों में बेहद गुस्सा है कि ये आखिर इन्होंने क्या किया, क्यों गए वहाँ गठबंधन में, वो ऑलरेडी ना आते, अब उससे गुस्सा और बढ़ा है। उसी तरह से सहारनपुर में जब पीएम साहब गए, तो उसूलन तो चूँकि वेस्टर्न यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से जैन, कांग्रेस के किसानों के लीडर हैं, जाटों के लीडर हैं, तो उसूलन तो ये था कि अपने जहाज़ में दिल्ली से जयंत को साथ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो वहाँ पहुँच नहीं पाए, या उन्हें प्रॉपर्ली इनवाइट नहीं किया गया, और वहाँ वो नदारत थे। यही उनके साथ कैराना में हुआ। वही बिजनौर में जो योगी जी की मीटिंग थी, जिसमें यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो कैराना से वहाँ पर साथ जाएंगे योगी जी के, उन्होंने भी इन्हें साथ नहीं लिया, और शायद बीजेपी ये फील कर रही है कि इन्हें साथ रखने से हमें नुकसान होगा, और जाट ये सब चीज़ें बड़े गौर से देख रहा है। उसी तरह से नॉट ओनली जाट, राजपूतों की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, महापंचायत। राजपूत वो भी खुश नहीं है, और उन्होंने आवाज़ दी है कि रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, हिंदू हो या मुसलमान हो, जाट हो या ठाकुर हो, जो भी इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो अंदाज़ा ये है कि इन 8 में से इंडिया गठबंधन को कम से कम 4 या 5 सीट मिल सकती है। वैसे तो रिजल्ट बताएगा 4 उसके बाद। तो ये है पहले चरण की बात। वैसे बीजेपी ने यूपी में तकरीबन 20 लोकसभा सीट्स ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जिनमें मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा नंबर है, जहां वो बहुत अफेक्ट हुआ है। लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, जाहिर 29 ज़िले हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में ख़ास तौर से मुसलमान, देखिए मुसलमान के बूते पर ना कोई जीत सकता है, ना ये किसी को हरा सकते हैं, लेकिन सर्टेनली एक समीकरण है, अगर दूसरे लोग भी आते हैं। और इस बार एक और हो रहा है, 2019 में मुसलमान ने 90%
बीएसपी और समाजवादी गठबंधन को वोट दिया, जिसमें बीएसपी 5 रही, बीएसपी 10 रही और समाजवादी 5 रही। 2022 में समाजवादी को मोर देन 90% मुस्लिम से वोट दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर गई। तो इसमें जो अखिलेश जो एक समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, जिसमें के लीडर मुलायम सिंह हर तबके के करीबी माने जाते थे, हर तबके को मिला कर के चलते थे, उसमें कहीं लगता है अखिलेश जी उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाए और लोगों में ये फीलिंग है। तो यही कहना है कि पहले चरण में एक बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है इंडिया गठबंधन का और इलेक्शन के बाद। दूसरी मेरी राय ये है, जो मैं पहले भी बार बार कहा, कि इंडिया गठबंधन में यूपी में तकरीबन 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही पार्टीज हैं, समाजवादी और कांग्रेस। तो समाजवादी की कैंडिडेट अगर कहीं है तो उसमें कांग्रेस के हर लीडर को उनके मंच को साझा करना चाहिए, उन्हें दिल लगा के काम करना चाहिए। उसी तरह से जहां समाजवादी का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस वालों को दिल लगा करके उनका साथ देना चाहिए एंड वाइस। वरना जो बार बार कहा जा रहा है कि 2024 के बाद, अब मोदी जी तो वार्न भी कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग चालू रहेगी। ये याद रखिए, जो ये ख़ास तौर से रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, अपोजिशन के लीडर्स हैं, इवन कांग्रेस भी इससे नहीं बचेगी। मोदी जी एक एक को करके जेल में डालेंगे, ये पार्टी ख़त्म हो जाएंगी। और ये इन्हें ही नहीं डालेंगे, जो मैंने पहले भी कहा, जो भ्रष्ट लोग अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी में आएंगे, खैरियत उनकी भी नहीं। क्योंकि अगर वाकई मोदी जी करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो स्ट्रेटजिकली अब तो उन्हें मजबूरी थी, इलेक्शन जीतना है 24 का, उन्होंने ले लिया और उनके भ्रष्टाचार के जो भी केसेस थे उन पर ब्रेक लगा दिया, आगे उन्हें परस्यू नहीं किया जा रहा। लेकिन 24 के बाद उनकी भी खैरियत नहीं, वो भी अंदर जाएंगे और मुल्क के बारे में आप सोच नहीं सकते किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं समझता हूँ मुसलमान जो कहता है कि हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारे कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे साथ जुर्म हो रहा, वो इतना बेसिकली पॉलिटिकल करप्ट हो गया है कि उसे ना मुल्क के बारे में, ना उसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना उसे डेमोक्रेसी बचाने का है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वरना वो बीएसपी के टिकट पर खड़े नहीं होते। दे शुड नो कि बीएसपी जो है, बी टीम तो बहुत कॉमन हो गया, खुद तो लूज करेगी इस इलेक्शन में, अकेले चल करके 1-2 सीट आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए और मुस्लिम वोट को बिखराने के लिए बीएसपी आई है। बीएसपी कभी मायावती पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो उसूलन तो मुसलमान को चाहिए अपनी लीडरशिप खड़ा करे, अपनी पार्टी खड़ा करे, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के ना चलाए। लेकिन 24 का इलेक्शन डिफरेंट है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। कायदे से तो मुसलमान कैंडिडेट्स को खड़ा ही नहीं होना चाहिए था और इन पार्टीज़ को टिकट भी नहीं देना चाहिए था। यही मुझे कहना है। लेट अस सी। थैंक यू वेरी मच।